ओम शांति। आज बाप दादा के 12 नवंबर 1992 के चले हुए अव्यक्त रूप के मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने सर्व स्वराज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। इस समय के स्वराज की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजाएं बनते हैं। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सत्युग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज नीति, तीनों को अच्छी तरह से जानते हो। अब बाबा ने बिल्कुल सारे चक्कर में किस किस प्रकार की राजनीतियाँ होती हैं उसको बच्चों को दोबारा रिवाइज कराया कि सतयुग त्रेता में सारे विश्व पर एक ही महाराजा महारानी राज्य करते हैं। द्वापर से लेकर राजा तो रहता है और बातों को बाबा ने इसमें नहीं लिया, लेकिन कोई भी राजा सारे विश्व का नहीं होता, स्टेट्स के होते हैं। एक तो देश के होते हैं या स्टेट्स के होते हैं, ये फ़र्क पड़ जाता है। संगम पर आप राज्याधिकारी तो नहीं, स्वराज्याधिकारी स्वराज जो सब प्रकार के राजाओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि अपनी इंद्रियों पर राज, इसको कहा जाता है मन जीते जगत जीत। बाबा ने जो ये शब्द का उपयोग किया है राजनीति से, राज्य प्रणाली से बाबा का भाव है सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो। राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। आप स्वराज अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहाँ स्थित कर सकते हो। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। अब देखिए यहाँ जो बाबा ने कहा ना, संस्कार को अपने वश में कर। संस्कार के वश नहीं, संस्कार एक तो होता है वश नहीं होना, वो तो समझ में आता है, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ रीति से चलाते हो, और वही संस्कार संबंध संपर्क में भी प्रकट होते हैं। ये कैसे? मान लीजिए संगम का युग है, सारे विकार तो मिटे नहीं हैं। अगर सारे विकार मिट जाएं, संपूर्ण निर्विकारी हो जाए, तो सतयुग आ जाएगा। तो फिर इसका भाव अर्थ ये निकलता है कि मान लो किसी के अंदर क्रोध है या जोश है, तो उसको बाबा कहता है जो इंद्रिय जीत आत्मा होगी, उसको वो उमंग उत्साह में बदल देगी। भाव ये है, यानी उसी संस्कार को पॉजिटिव करके यूज में लाएगी।
है कलयुगी संस्कार, मिक्स है ना संगम पर। इसी प्रकार से मान लो किसी को गुस्सा आ जाता है ज़ोर से, तो उसको भगवान बाबा ने कहा हुआ फौरन दया भाव या क्षमा भाव में बदल लो। आपको अभिमान का संस्कार आ जाता है तो उसको फौरन नम्रता में, निर्माणता में बदल लो, तो वो बदल के यूज़ करते हैं। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज अधिकार के पुरुषार्थी। देखो ना, ये संगम डबल चल रहा है। बाबा ने पांचों विकारों के एंटीडोट बताए हुए हैं। काम विकार का बताया हुआ है कि रूहानी दृष्टि, क्रोध का बताया हुआ है क्षमा, लोभ का बताया हुआ है अनासक्ति, मोह का बताया हुआ है ट्रस्टीशिप, अहंकार का बताया हुआ ना ह्यूमिलिटी बताया हुआ ना। तो किसी किसी वक्त वो रह जाता है। बाबा कहते हैं फिर अधिकारी नहीं कहेंगे, पुरुषार्थी कहेंगे। अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रिय व मन, बुद्धि, संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी हैं। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकते। सपन और संकल्प इसमें भी नहीं आ सकते, जिसको ख्वाबो ख्याल कहते हैं उर्दू में। उनके ख्वाबो ख्याल भी जो होंगे अधिकारी के होंगे, अधीन के नहीं होंगे। तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं। इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो, आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है। कल कुर्सी से उतर आता तो उसका अधिकार रहता है, साधारण बन जाता है। तो आप भी स्वराज के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना। सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वो अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, ये अकाल तख्त है। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है। यानी कितना बाबा ने ब्यूटीफुली हमें समझाया है कि एक होता है बेफिक्र बादशाह, वो हो गई उसकी पर्सनल क्वालिटी। लेकिन बेगमपुर के बादशाह, यानी बादशाह के लिए बादशाहित भी तो चाहिए ना। उसको फिर बाबा ने बताया कि कौन सा ताज है, कौन सा तख्त है। तो बाबा ने कहा उस ताज और तख्त में जब आप सेट रहेंगे तब आपकी राजधानी की अधिकार चलेगा। अगर आप उससे उठ जाएंगे तो नहीं चलेगा। जैसे दुनिया में भी किसी की कुर्सी, जब तक कुर्सी पर बैठा तो उसका ऑर्डर चलता है, कुर्सी से हट जाए तो नहीं चलता। वैसे दुनिया में कह देते हैं ये राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। दुनिया में तो होता है ना, हर माँ का छोटा बच्चा लगे ये मेरा बच्चा राजा बच्चा, और बड़ा होकर उसकी सर्विस लगेगी तो लड्डू बांटेगी, नौकरी लग गई। तो बाबा ने कहा सर्वेंट ही बनाना। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो। तो स्वराज की नीति क्या रही?
स्व पर राज्य हर कर्मेंद्री के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया, कान को दरवाज़ा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई। इसलिए इस भारत में विशेष ये चित्र बापू की याद में बना हुआ है। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, ये 3 दिखाते हैं, आप 4 दिखाते हो, बुरा सोचो भी नहीं। तो इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर, राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा। तो स्वराज अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। ये भी बाबा ने बताया है कि राजा की जो रूलिंग पावर है उसके पीछे होती है कंट्रोलिंग पावर। तो संगम युग पे हम क्या सीखते हैं? संगम युग में हम कंट्रोलिंग पावर सीखते हैं, माइंड को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन बुद्धि संस्कार को। अभी बाबा ने एग्जाम्पल दिया गांधी जी के जो 3 बंदर थे, हमको बाबा 4 बताता है। थिंक नो इवल, हियर नो इवल, सी नो इवल, स्पीक नो इवल। तो बाबा कहता है कंट्रोल करते हैं ना। तो फिर ये अगर ये कहो कि नहीं जी मेरे को तो दिख गया, आँख खुली थी, कान के तो दरवाजे ही नहीं है इसलिए सुन गया, फिर कंट्रोलिंग पावर नहीं आएगी तो रूलिंग पावर कहाँ से आएगी? कई बच्चे कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते। कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ ये नहीं लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे, यहाँ ब्रेक ये नहीं कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहाँ। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते हैं ये रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए। बाबा कहते ऐसे नहीं होना चाहिए। ब्रेक तो पक्की होती है ना, उसी वक्त लगे। ये हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स, कि ब्रेक दूर जाके लगे। हाँ, तो उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे। तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो। ये स्वराज अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी की बात में मूंझता नहीं है। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है। तो समझा स्वराज की नीति क्या है और विश्वराज की नीति क्या है। बाबा ने राज के साथ नीति का शब्द लगाया है। नीति मैंने विधि। तो बाबा ने कहा जो अधिकारी होगा वो मौज में रहेगा, और जब अधीन हुआ तो गुलाम हो गया, फिर मौज मूझ जाएगा। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति ये है सत्युग त्रेता की राजनीति। हाँ, ये बाबा ने एक्सप्लेन किया। फिर कोई कहेगा सतयुग में क्या राजनीति होगी, एक ही राज्य विश्व का है और एक ही महाराजा महारानी, तो राजनीति तो तब चलती रहे जब 2-3 हो। बाबा ने बताया ये है कि वहाँ के महाराजा महारानी प्रजा को प्रजा नहीं परिवार की तरह देखते हैं, वो भी उनको माता पिता की तरह देखते हैं। आजकल तो कह देते हैं हर देश ने
बहुत से देशों ने फादर ऑफ द नेशन बनाया हुआ, पिता, मदर ऑफ द नेशन तो फिर भी नहीं बनाया, राष्ट्रपिता। तो बाबा कहते हैं वो किसी नेता को मशहूरी देने के लिए बना देते हैं, सबसे जो अच्छा होता है व्यक्ति। लेकिन जो असली है परिवार, वो तो माता पिता से बनता है ना, महाराजा महारानी हो। बाबा कहते हैं राजा कहलाते हैं, हाँ लेकिन राजा होते भी हाँ परम प्रिय पिता का स्वरूप है। हाँ परिवार की विधि से राजनीति चलती है, चाहे राज कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। अब बाबा ने कहा परम प्रिय, यहाँ जो राजा होता है उसको परम प्रिय पिता गिनते हैं। ये सतयुग में ही हो सकता है, क्योंकि द्वापर से लेकर परम तो परमात्मा के लिए लगता है ना, इसलिए बाबा ने कहा हुआ सतयुग में एक पिता होता है। हाँ, द्वापर में दो पिता होते हैं, एक धर्म पिता और एक अपना पिता, और कलयुग में आके तीन हो जाते हैं, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। ये जो बाबा ने कहा है हाँ कि परिवार की विधि से राजनीति चलती है, परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी, चाहे कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, परंतु परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी ना हो। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्वराज देवराज के समय यही नीति चलती है, लॉ नहीं लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। वहाँ ना लॉ कोई भी बनाने, आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती। वहाँ तो ना लॉ बनाने की ज़रूरत है, ना किसी को ऑर्डर करने की ज़रूरत है। अब परिवार होता है, इतना भी बड़ा परिवार है, वहाँ कोई लॉ थोड़ी बनाए जाते हैं, कि ऑर्डर थोड़ी दिया जाता है, पारिवारिक संबंध से लोग चलते हैं। तो राजनीति परिवार की रीति से कैसे चलती है? जैसे फैमिली चलती है, फैमिली में भी तो भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न काम करते हैं ना। अब मान लो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की फैमिली के सारे लोग थोड़ी राष्ट्रपति हैं, लेकिन कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। बट जब वो शाम को एज ए फैमिली मिलते हैं तो परिवार के तौर पे मिलते हैं ना। तो भगवान कहता है ड्यूटी तो होगी कि कुछ करेगा, कोई एक ही राजा थोड़ी सब कुछ करेगा, लेकिन फैमिली टाइप होगा, फैमिली टाइप राज। दुख क्या चीज होती है उसका अज्ञान। बाबा ने जब कंपेयर किया ना कि वहाँ यहाँ तो दुख नहीं होगा, यहाँ तो प्रजा भूख मर रही होगी, राजा के पास बहुत धन होगा, वहाँ ऐसा नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं कि राजा के पास धन कम होगा, इसका भाव ये कि दुखी कोई नहीं होगा। दुख नाम वहाँ है ही नहीं, ना रोग, ना शोक, ना चिंता, ना भय, ना अकाल मृत्यु। जैसे इस समय स्वराज के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते, स्नेह और श्रीमत, श्रीमत पर चलते रहते, तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिखाते हैं। कोई श्रीमत को तोड़ देता है, फिर वो संसारिक लॉ को लेके आता है। यानी बाबा कहते हैं, बाबा के ज्ञान में संगम पर भी ऑटोमेटिक मर्यादा रहती है। बड़े को सम्मान देना है, छोटे को प्यार देना है। लेकिन कोई इस मर्यादा को तोड़ देता है तो आप देखेंगे इकट्ठे होकर आ जाएंगे कि भाई हमें, जैसे प्रजा राज में होता है। बाबा कहते हैं इसलिए वो बाहर की नीति, कलयुगी नीति वहाँ लाने की कोशिश करते हैं। ये बाबा ने जो कहा ना, अभी वर्तमान समय स्नेह और श्रीमत पे चलते हैं, तो कोई सख्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ जैसे सज्जू का ये सैंपल ही हो गया ना। यहाँ स्नेह तो है ही, हमारा सारा दैवी स्नेह से ही सारा ब्रह्मा कुमारी इंटरनेशनल चलती है। और सबका बेसिक क्या है? श्रीमत। तो श्रीमत और इस पे चलते रहेंगे, वहाँ पर महाराजा महारानी के अंदर नीचे सब काम होता रहेगा।
तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहते तो कोई सख्त ऑर्डर की आवश्यकता नहीं। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, एक राज है, अखुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी, आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं उन्हों से भी ज़्यादा। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, लेकिन इसका आधार क्या? स्वराज। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती हैं। इसलिए कहा नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो सदा किस नशे में रहना है? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। तिलकधारी होना, तिलक है स्मृति का, तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। ताजधारी होना, कौन सा ताज है? विश्व कल्याण का ताज। विश्व कल्याणकारी होना, प्यूरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज है। प्यूरिटी का ताज है लाइट का ताज, विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। अच्छा, विश्व राज अधिकारी बनने के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। यानी संगम युग पे सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज है। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। ये तख्त है, स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है। अकाल तख्त। तो सदैव बैठ सकते हैं। शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे, लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, ये तख्त नशीन होना, ये तो सहज है ना। तो स्वराज के नशे में निरंतर स्थित रहो। सर्व स्वराज अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्व विश्व राज अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार, साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हरेक किसी भी कोने में रहने वाले हों, लेकिन उन्हों की याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित हरेक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो, उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, या ये कहें कि पहुंचे हुए ही हो। तो याद प्यार और नमस्ते। इतने बड़े याद प्यार तो मैंने पहली बार मुरली में सुनी। पहली बार इसमें बाबा ने पत्रों आदि का भी हाँ जी जिक्र कर दिया। सो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें 3 प्रकार के राज्य के विषय में बताया और सबसे अच्छा है संगम युग का स्वराज अधिकार, जिसमें बाबा ने कहा कि तुम्हारे अंदर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, कंट्रोलिंग पावर होगी तो ही रूलिंग पावर आ सकेगी। कितनी सुंदर सत्युगी दुनिया की राजनीति बताई, जो कि परिवार के हिसाब से चलेगी।
तो परिवार के हिसाब से चलना माना वर्तमान में भी वही पारिवारिक फीलिंग्स में रहना। संगम पर श्रीमत गाइडिंग है और वहाँ पर एक मत, क्योंकि एक राज है, एक ही भाषा है, एक ही धर्म है, तो श्रीमत भी एकता ही लाती है। तो देखा जाए तो इस हिसाब से है, लेकिन ये श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ भगवान की मत मिल रही है। ओम शांति।